जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 226 या बी अनुच्छेद 227 या सी अनुच्छेद 224 या डी अनुच्छेद 223। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 227 के अंतर्गत जो है आपके उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर आरक्षण शक्ति का प्रावधान किया गया है। 226, 224 और 223 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जैसे अनुच्छेद 32 में होता है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है, उसी तरह 226 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकती है। तो रिट जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जिसमें पहला जैसे होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा। और अनुच्छेद 224 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि ऐसे नहीं होता कार्यवाहक न्यायाधीश जैसे होते हैं उसी तरह से होता है, उन्हीं कहा था तदर्थ न्यायाधीश से। मान लीजिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको अगर ये लगता है कि इसमें कार्य ज़्यादा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अन्य न्यायाधीशों की आवश्यकता उनको महसूस होती है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, यानी जो पहले न्यायाधीश रह चुका हो और इसमें सेवानिवृत्त हो चुका हो, उसे राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध वो कर सकते हैं उनसे, लेकिन ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है। और अनुच्छेद 223 का आता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी जैसे जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका पद रिक्त हो या उनका कोई कार्य या कोई उनके कार्यालय के जो कर्तव्य हैं वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं उस समय, वो किसी कारणवश, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 223 के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो उन्हीं को आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 224 या बी अनुच्छेद 224 ए या सी अनुच्छेद 233 या डी अनुच्छेद 233 ए। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 224 ए के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको जो है उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 224 ए के अंतर्गत। जैसा आपको पता है ना कि अनुच्छेद 224 में दिया गया कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखते हैं अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 233, और अनुच्छेद 233 ए कहता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण के बारे में प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 233 ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 141 या बी अनुच्छेद 142 या सी अनुच्छेद 140 या डी अनुच्छेद 143। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। और अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर, यानी उच्चतम न्यायालय जो कोई विधि घोषित करता है तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके वो उन पर आबद्धकर होंगे, यानी उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा उस विधि को। लेकिन ये उच्चतम न्यायालय पर स्वयं बाध्यकारी नहीं होता है। और अनुच्छेद 142 कहता है कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में या मामलों में पूर्ण न्याय करने में के लिए आवश्यक हों। और अनुच्छेद 140 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 41 या बी अनुच्छेद 43 ए या सी अनुच्छेद 43 या डी अनुच्छेद 40। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित की गई है। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में यानी कुछ विशेष दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा जो है ऐसा होता है। और अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 43 ए कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य एक कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए एक आवश्यक कदम उठाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 127 या बी अनुच्छेद 126 या सी अनुच्छेद 129 या डी अनुच्छेद 130। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय भी कहा जाता है, प्रलेखों का न्यायालय घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जैसे आपका 224 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जैसे उसमें उच्च न्यायालय में की जाती है नियुक्ति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, उसी तरह से अनुच्छेद 126 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है, यानी उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय समय पर नियत करेगा, वहां पे उच्चतम न्यायालय अपना स्थान स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार का अधिकारी है? इसमें आपके ऑप्शन है ए हाँ या बी स्पीकर के निर्णय पर आधारित है या सी हाँ कुछ सीमा तक या डी इस बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाँ, यानी सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो एक महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं, यानी कि लेकिन उसमें एक कमी होती है कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, बोलने का भी अधिकार है उसको, लेकिन उसको मत देने का अधिकार यानी वोट करने का अधिकार नहीं। मान लीजिए कोई विधेयक आया है, विधेयक पे अगर वोटिंग हो रही है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री या बी राष्ट्रपति या सी मंत्रिपरिषद या डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कार्य महान्यायवादी का नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए भारत सरकार को सलाह देना या बी विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करना या सी संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा किए गए कार्य करना या डी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, यह आपके महान्यायवादी का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 सदस्य भारतीय परिषद का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत परिषद अधिनियम 1909 या सी भारत परिषद अधिनियम 1858 या डी भारत परिषद अधिनियम 1935।
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा जो है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है? इसमें आपका ऑप्शन हैं ए स्वतंत्रता का अधिकार, या बी समानता का अधिकार, या सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या डी आपका जो है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित करता है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका राइट टू फ्रीडम जो है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 60, या बी अनुच्छेद 72, या सी अनुच्छेद 76, या डी अनुच्छेद 53। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति आपको बताया पिछले प्रश्न में कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उनके कार्य जो होते हैं वही बता दिए आपके कि संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, और बोलने का अधिकार होता है कि मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत सरकार को सलाह देने का, विधिक सलाह देने का कार्य करता है। इस तरह के सारे उनके महान्यायवादी के कार्य होते हैं। अगला, और अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडावेश को निलंबन की परिहार या लघुकरण की शक्ति जो आपके राष्ट्रपति को दी गई है, और इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 72 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसे राष्ट्रपति स्वयं उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने द्वारा यानी स्वयं के द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उसका प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 53 के 2 में कहा गया है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी पहले से जो उपबंध किए गए हैं उसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव बिना डाले संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है राष्ट्रपति में निहित होगा, और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार का एक विशेषता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एकल नागरिकता, या बी संघ की सर्वोच्चता या संसद की सर्वोच्चता, या सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या डी संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, यह आपके संघीय सरकार की एक विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बुलाने का अधिकार प्रदान करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 107, या बी अनुच्छेद 108, या सी अनुच्छेद 109, या डी अनुच्छेद 110। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 108 जो दिया गया है उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन कब प्रवर्तित हुआ, यानी कब लागू हुआ? प्रवर्तित होने का मतलब है कि कब लागू हुआ। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1 जून 1993 को, या बी 24 अप्रैल 1993 को, या सी 24 जून 1993 को, या डी 1 अप्रैल 1993 को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पंचायती राज व्यवस्था से, या बी नगर पालिकाओं से, या सी केंद्र की भाषाओं से, या डी केंद्र राज्य संबंधों से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नगर पालिकाओं से जो आपके संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है? इस आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, या सी अनुच्छेद 117, या डी अनुच्छेद 82। ऐसा आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। इसमें आपका ऑप्शंस हैं ए न्याय, समता, बंधुता और स्वतंत्रता, या बी स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता, या सी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, या डी समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये जो आपके प्रस्तावना में जो आश्वासन दिए गए हैं ये इसका आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था, यानी कब सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था? इस आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, या सी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, या डी आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश जो है पंचायती राज का जो स्वरूप था सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, बी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं एक सचिव, या सी एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, या डी एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। विन्यास का मतलब होता है कि कितना कौन मतलब आयोग का विन्यास पूछा है, मतलब कितने लोग होंगे वो पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने के एवं बोलने का अधिकार रखता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 78, या बी अनुच्छेद 88, या सी अनुच्छेद 97, या डी अनुच्छेद 58। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 88 के अंतर्गत जो है महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है। ये आपका इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 88 में किया गया है। और अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होगा इसके बारे में आपके अनुच्छेद 78 में बताया गया है। और अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की जो बात है ये आपके अनुच्छेद 97 में बताया गया है। और अनुच्छेद 58 कहता क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होंगी, योग्यताएं क्या होंगी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, वो उसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 58 में किया गया है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।